Assalamu alaikum students, hope you all are well. Welcome in Apnab Academy. Today we are going to continue Unit 10 for class 10, the first chapter, Simple Harmonic Motion and Waves. Simple harmonic motion क्या है? Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement and is always directed towards the mean position. Few terms which were used in this chapter, we are going to discuss these terms today. Okay, what is vibration? A complete round trip, एक मुकम्मल चक्कर from one side to another and then come back to the previous side. जैसे सिंपल पेंडुलम में था, एक साइड से गया मीन पर, मीन से फिर सेकेंड साइड पर और देन अगेन कम बैक टू द फर्स्ट साइड. जैसे कि मैस अटैच विद द स्प्रिंग था, बॉल इन बॉल थी, तो वन कंप्लीट ट्रिप एक साइड से शुरू हुआ दूसरी साइड जाकर वापस पहली पोजीशन पे आने को, दैट इज नोन एज वन वाइब्रेशन. One complete round trip of a vibrating body is known as about its mean position is known as one vibration. अपनी mean position के आगे पीछे हरकत को vibration कहते हैं. तो one complete vibration about its mean position is known as vibration. One complete round trip. Okay, what is amplitude? Amplitude is the maximum displacement from mean position. सेंटर से लेकर जितना ज़्यादा उसका डिस्टेंस होगा मीन से एक साइड का, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स, किसी भी एक साइड का, ओ से ए तक हो जाए, ओ से बी तक हो जाए, एक जितना ही होगा, जितना राइट होगा उतना ही लेफ्ट होगा. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड. द नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वो वक्त जिसमें एक कंप्लीट वाइब्रेशन होती है अबाउट मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मीन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में मिक्स हो ना करें, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है. टाइम पीरियड है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. और एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम. 10.1 टॉपिक इज फिनिश. नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पहले उसको स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो अबाउट द वाइब्रेटरी मोशन इन एन आइडियल सिस्टम. एक आइडियल सिस्टम वो होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता. आइडियल वही होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते. वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन, एनी रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग होती है जो रोकने की कोशिश करे, एनी रेजिस्टेंस, कंटिन्यूस. अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी विल कंटिन्यूसली मूव ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. यानी एक पेंडुलम जो है वो सारी जिंदगी चलता रहेगा. एक मैस अटैच विद द स्प्रिंग है तो वो सारी जिंदगी चलता रहेगा. अगर बच्चे ने झूले पे बैठ गया तो वो सारी जिंदगी झूला ही झूलता रहेगा, उसका झूला कभी रुकेगा नहीं. अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर कोई रीस्टोरिंग फोर्स ना हो, अगर कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो एक चीज जो है वो मूव करेगी तो वो मूव ही करती रहेगी ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से. वो रीस्टोरिंग फोर्स उसको रुकने नहीं देगी. रीस्टोरिंग फोर्स से वो मीन पे आएगा, मीन पे इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा और दूसरी साइड चला जाएगा और फिर रीस्टोरिंग फोर्स से सेंटर में ले आएगी. तो इस तरह से ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू चलती रहेगी हमेशा. लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. इन ऑल द सिस्टम देयर इज सम रेजिस्टेंट फोर्स, और वो रेजिस्टेंस फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन होती है. फ्रिक्शन ड्यू टू एयर है, फ्रिक्शन ड्यू टू सरफेस है. फ्रिक्शन जो है वो रिटार्ड दिस मोशन, वो इसको रोकती है इस मोशन को और आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पलीट्यूड को कम करना शुरू करती है. सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली, वो हमेशा के लिए हरकत में नहीं रहता. सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, जो कि रिलेट कर रहा है इसी से. डैम्प्ड का मतलब होता है रिड्यूस होना. द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी. अब क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? यू हैव डन इन क्लास 9. मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यही मैकेनिकल एनर्जी की किस्में ना. अच्छा, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही थी. द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी. इसमें वाइब्रेट ही कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं. तो द फ्रिक्शन क्या है? इट इज रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द टाइम पास. जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो चीज, उसकी वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाती है. टाइम विल कम, इट विल स्टॉप.
एकदम तो नहीं रुक जाएगा ना। तो फ्रिक्शन क्या करेगी, रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, एंड द मोशन इज सेट टू बी डैम्प। डैम्प का मतलब है रिड्यूस हो जानी चाहिए। लुक एट दिस डायग्राम, फर्स्ट एम्पलीट्यूड इज वेरी हाई, ये एम्पलीट्यूड है फ्रॉम सेंटर से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक। दिस इज, जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ये टाइम एक्सिस है और ये जो है उसका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एज अ टाइम पासिस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज रिड्यूसिंग, उसकी जो ऑसिलेशन है, जो वाइब्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। टाइम विल कम कि इट विल स्टॉप, वाइब्रेट नहीं कर रहा। ये मीन पोजीशन के ऊपर नीचे एक तरह से ये चीज मूव नहीं करी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं ना एक तरह से। क्लियर? चलिए इस मूवमेंट भी कर सकते हैं आप। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस, ये जो क्या करेगी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मोशन जो है वो रिड्यूस, ये डैम्पिंग क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड को कम कर रहा है। दिस डैम्पिंग reduces the amplitude of the vibration motion. So the oscillation of a system, vibration of a system in the presence of some resistive force, ये resistive force कहाँ से आएगी, एयर है, सरफेस की भी कोई हो सकती है। presence of some resistive forces are damped oscillation, that is known as damped। यानी damped oscillation का मतलब है the amplitude is reducing as the time pass। the oscillation of a system in the presence of some resistive force आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी इसकी एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी एंड द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। दिस डैम्प्ड ऑसिलेशन इज एप्लीकेबल, और इसकी एप्लीकेशन क्या है, शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो जिनकी बॉडी जो है वो इतनी हाई नहीं होती और वो रोड से करीब होती है, यानी रोड से उनकी हाइट नहीं होती ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है, अगर वो किसी बम्पिंग से या किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो उसमें या कोई पत्थर आगे नीचे, तो उसमें वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी को नुकसान भी हो सकता है। तो शॉक एब्जॉर्बर उन गाड़ियों में लगे होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर मीन एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको, जो वाइब्रेशन है। शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ पिस्टन, इसके अंदर क्या है, ये पिस्टन है, ये दिस वन इज द पिस्टन विच इज पुट इन लिक्विड सच एज ऑयल। The upper part of the piston is attached with the car frame, ये जो है it is attached with the car frame, and the lower part is attached with the axle of the car. When the car travel over a bump on the road, जब वो किसी ऐसे बम्प से गुजरती है तो the car may vibrate violently, बहुत बुरी तरह से वाइब्रेट कर सकती है, लेकिन इतनी वाइब्रेशन जो है वो फील नहीं होती। Why? This vibration reduces due to heat energy produced in a oil. When this vibrate इट विल पास टू लिक्विड, और लिक्विड क्या कर देता है, उस वाइब्रेशन को कम कर देता है, और इस तरह से बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करती जैसा कि उसका एक्सिल ने वाइब्रेट किया। क्लियर? द शॉक एब्जॉर्बर डैम्प दीज वाइब्रेशन, इसने इसको डैम्प कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऑलवेज एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू another form। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक एग्जाम्पल है शॉक एब्जॉर्बर विच वर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। सो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, इट इज द रिड्यूस इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, जो कि फ्रिक्शन है। क्लियर? ये हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। टुडे वी आर गोइंग टू डू वन एग्जाम्पल एंड 2 or 3 न्यूमेरिकल फ्रॉम द एक्सरसाइज, विच फिजिक्स में न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। अगर आपको डाटा क्लियर है तो numerical is very easy. Focus on the data what is given in your question. Example 10.1, find the time period. What we have to find out? Time period हमने find करना है, यानी कैपिटल T। टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल T से डिनोट करते हैं इसमें। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो भी फाइंड करनी है। टाइम पीरियड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। 1 मीटर लॉन्ग, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मीटर लॉन्ग? ये क्या गिवन है, ये लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन एट अ लोकेशन वेयर g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है ये अर्थ पर मौजूद है। सोल्यूशन में आपने गिवन लिखना है या डाटा लिखना है, इसको गिवन भी लिख सकते हैं आप, डाटा भी लिख सकते हैं। डाटा में क्या है, ये 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम, एंड g क्या है, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला हमने यूज करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था सिंपल पेंडुलम में, t इज इक्वल टू 2 पाई l बाय g। बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 भी यूज कर सकते हैं. व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज 1 मीटर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिवाइड दीज वैल्यू, और जो आंसर आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लेना है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड देन बाय 2. तो टाइम पीरियड इज 1.992 सेकेंड. अगर आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 2 सेकेंड भी आ सकता है. What is the frequency of simple pendulum? It is given by frequency is the reciprocal of time period. F is equal to 1/t. आप इसको जो है 1.99 की जगह 2 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके. बुक में ये ऐसे एग्जाम्पल है, दैट इज वाई यू शुड राइट 2 भी लिखें और 1.9 दोनों करेक्ट हैं. 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो 0.50 हर्ट्स. हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, कम to the exercise 10.1. The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What is the time period? 2 seconds. What will be its length on earth? यानी कि he is talking about the simple pendulum which is placed on the earth. उसका time period given है 2 seconds, यानी t, पहले आप डाटा लिखें, इससे given लिखें, both are correct. Time period है 2 seconds. GE का मतलब है gravitational acceleration on earth, क्योंकि दिस क्वेश्चन कंटेन 2 पार्ट्स, वन इज ऑन अर्थ एंड द अदर इज ऑन मून. तो GE यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज LE. लेंथ ऑन अर्थ इज फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला वही यूज होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G. T इज इक्वल टू 2 पाई L/G. पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू मैंने 22/7 पुट की है. लेंथ जो है वो इसकी फाइंड आउट करनी है. The value of G is 10 meter per second square. Clear? You can write a, लिख दें, इसकी यूनिट ना लिखे तब भी ठीक है, एंड पे जाके आप पुट कर दें. 222 को मल्टीप्लाई कर दिया, 44/7 आ जाएगा. When it will go on the other side, it would be reciprocal. 7 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे. 2 मल्टीप्लाई बाय 7/44, इसकी आप कटिंग कर दें, 7/22 आ गया. अब जो आपने फाइंड करना है that is in the square root, वो square root के अंदर है. तो first of all we should take it out, and how we can take it out? By taking square on both side. ये बाहर कैसे आएगा? आपने जो फाइंड आउट करना है उसके ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर पावर 1/2 है, अंडर रूट है. तो वी शुड टेक स्क्वेयर ऑन बोथ साइड. जब बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो इसका तो स्क्वेयर रूट खत्म होगा, लेकिन इधर का स्क्वेयर हो जाएगा. 7 का स्क्वेयर 49 एंड 22 का 484. मल्टीप्लाई दिस 10 ऑन द अदर साइड. तो ये आंसर आ गया आपके पास 1.02 मीटर. 1.02 मीटर ऑन द अर्थ इफ दिस पेंडुलम इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ. बट इफ दिस पेंडुलम इज प्लेस्ड ऑन द मून, अगर उसने यही पेंडुलम को मून पर लेकर गया है, तो व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द मून, लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द मून. ओके, टाइम पीरियड इज अगेन 2 सेकेंड. लेंथ ऑन द मून, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द मून जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है. GM का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून, और वो क्या है? वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ से 6 टाइम कम है, यानी इट डिवाइडेड बाय 6. 10 को 6 से डिवाइड कर लें तो ये आ गया 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? T इज इक्वल टू 2 पाई L/G, और T क्या उसमें वैल्यू पुट कर दें, 2 पाई की वैल्यू 22/7. अगेन L जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है. सेम मेथड इज यूज. आपने क्या करना है, ये इसको वहां जाके रेसिप्रोकल कर देंगे, कटिंग कर दें, इसका स्क्वायर ले लें बोथ साइड. जब आपने स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. 1.6 यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दें. सो लेंथ ऑन द मून जो है दैट इज 0.17 मीटर. लुक एट दिस. यही पेंडुलम अगर अर्थ पर था तो उसकी लेंथ क्या थी? 1.02 मीटर थी. When this pendulum is on earth, the length is 1.02 मीटर. यानी इस पेंडुलम की टाइम पीरियड अगर वो अर्थ के ऊपर है तो 2 सेकेंड, और अगर यही पेंडुलम जो है उधर रखा है आपने मून के ऊपर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड वाला, तो वो होगा जिसकी लेंथ जो है वो 0.17 मीटर हो ओनली. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्यादातर एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें. न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी क्लास 10 फिजिक्स के.
A pendulum length 0.99 meter. Now in this question length is given. It is taken to the moon by an astronaut. The period of pendulum is 4.9 seconds. Time is also given. Length is also given. What is the value of g? You have to find out the value of g. Look at the data. Time period is 4.9 seconds. Length at the moon is 0.99 meter. G at the moon we have to find out. Formula same, t is equal to 2 pi l by g. यही formula होगा. Put the value in this formula. T की जगह 4.9, pi की जगह 22 by 7, 0.9 and over g. अब फिर वो जो आपने फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ g फाइंड करनी है. इट इज अगेन अंडर द अंडर स्क्वायर रूट साइन, सो वी शुड टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. सेम कैलकुलेशन है. पहले l फाइंड करना था, अब g फाइंड करना है. अब g क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वी शुड टेक द रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड. या आप ये करें कि g जो है वो उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 936 वुड मल्टीप्लाई बाय 0.99 एंड दैट शुड बी इन द डिवीजन. क्लियर? कैलकुलेशन कर लें विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर एंड द वैल्यू ऑफ g एट मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ g एट मून. क्लियर? Thank you students. I hope the topic is clear and don't forget to subscribe my channel. Okay ji, Allah Hafiz.